हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो मैं अंजलि शर्मा आज आपके लिए आप ही की डिमांड पर लेकर आई हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज क्वांटम नंबर्स। तो मतलब ये टॉपिक तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, अच्छे से समझोगे, स्टेप बाय स्टेप, आपके पास कॉपी है, पेन है, तो ये टॉपिक आपको कभी भी मुश्किल लगने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। तो मुझे बताइए, आप सभी ने डी ब्रोगली रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा हुआ है। डू यू ऑल नो अबाउट डी ब्रोगलीज थ्योरी? डी ब्रोगली ने हमें इक्वेशन दी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। और ये जो डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली ने हमें ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो मतलब देखो कितनी उस समय में ये बात कितनी ही ज्यादा अजीब थी। इलेक्ट्रॉन जिसे कि पार्टिकल माना जाता था, बोहर ने अपने मॉडल में उसको पार्टिकल की तरह दिखाया, और जो रदरफोर्ड है उसने उसको पार्टिकल की तरह दिखाया। ठीक है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह दर्शा रहे हैं अपने मॉडल में, तो एकदम से स्टन हो गया ना सब कुछ, एकदम से सब सुन रह गए कि अच्छा इलेक्ट्रॉन एक वेव है। डी ब्रोगली का कंसेप्ट हो गया, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, इन सभी ने यही बात हमें बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो इसके इसी बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हमारे पास क्या आया? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है। वेव मैकेनिकल मॉडल को और क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। मतलब जो पहले हमारे पास मॉडल्स आ चुके थे एटम के, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, बोहर का मॉडल जिसमें उसने बोला था ना कि हमारे पास एक न्यूक्लियस रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रीजन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, उसने ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था। मतलब जो हमारे पास बोहर है, बोहर ने ये बोल दिया कि ये तो इलेक्ट्रॉन है, वो तो पार्टिकल है, उसका पोजीशन, उसका वेलोसिटी आप एक्यूरेटली बता सकते हो। लेकिन जब भी हमारे पास हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, उसने कहा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक वेव भी है, और इलेक्ट्रॉन का आप मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी दोनों ही साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते हो। तो मतलब यहाँ पे ये दो चीजें एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना एक दूसरे के। तो तब यहाँ पे हमारे लिए जो एटम है उसका नया और उसका डेवलप्ड मॉडल हमारे सामने आया, विच वॉज द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसे कि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। अब देखिए, अब हमने ये तो सुना था लाइट वेव है, ठीक है, साउंड वेव है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव है, अरे इसका तो हमें पता ही नहीं था। और जो डी ब्रोगली है, इसने हमें एक नया ही कंसेप्ट दे दिया मैटर वेव्स का। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मतलब धीरे 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 थोड़ी और कम्प्लेक्स होती चली गई। ठीक है, उस टाइम पे लाइट के बारे में पता था, लाइट की इक्वेशन बन चुकी थी, साउंड के बारे में पता, साउंड वेव है, उसकी इक्वेशन हमें मालूम थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव है और उसकी इक्वेशन, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। तो उस समय के बहुत ही महान साइंटिस्ट एडविन श्रोडिंगर ने क्या किया, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन की जो इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, उसकी इक्वेशन बता दी उन्होंने हमें। मतलब उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, नहीं माना जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और एडविन श्रोडिंगर ने बिल्कुल हमें इस इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसकी इक्वेशन दे दी, जिसे कहा गया श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। अनडाउटेडली आपको इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। तो हमें आएगा ना कि जब भी ये बात चली कि इलेक्ट्रॉन वेव है, उस टाइम पे हमारे पास एक मॉडल आ गया, वेव मैकेनिकल मॉडल और द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन वेव का इक्वेशन भी आ गया। किसने दिया? एडविन श्रोडिंगर ने। क्या था वो इक्वेशन? है कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल्स टू 0।
इक्वेशन आपको बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लगेगी, लेकिन इसके बारे में इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, यू डोंट नीड इट, लेकिन हाँ समझने के लिए ज़रूरी है। तो ठीक है, हमारे पास जो श्रोडिंजर है, अर्विन श्रोडिंजर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन वेव का इक्वेशन हमें दे दिया जिसको कह दिया गया श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। अब जब भी हम लोग इस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पे जो साई है, साई का हम लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है, यस ऑफ कोर्स इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, लेकिन आप लोगों के लेवल तक नहीं है। आपको ये देखना है कि जो साई स्क्वायर रहता है, साई स्क्वायर हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, हमारे पास आया था हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसने हमें ये चीज बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आप पोजीशन और वेलोसिटी, या कह लीजिए पोजीशन या मोमेंटम, दोनों आप साइड बाय साइड नहीं बता सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग इसका पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, अगर हम इसका वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, पोजीशन एंड वेलोसिटी, इसे आप साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते हो। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बताना अलोंग विद द वेलोसिटी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता रहा हमारे एटॉमिक थ्योरीज में, ये बात क्लियर होती गई कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो, आप वो रीजन बता सकते हो, वो स्पेस बता सकते हो जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। We can have the maximum probability of finding the electron, but we cannot tell the exact location where an electron could be found. तो मतलब जब भी हम लोग इस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन, ये जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ दिस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये हमें 3 वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अस 3 वेरिएबल्स, और यही जो 3 वेरिएबल्स हमें श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिलते हैं, वही तो 3 हमारे क्वांटम नंबर्स हैं। अदरवाइज देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, लेकिन 4 में से जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। तो धीरे धीरे समझ पा रहे हो कंसेप्ट। जैसे आप बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, छोटी क्लासेस में से 9th क्लास में ही आपको रदरफोर्ड का मॉडल आ जाता है, बोहर का मॉडल आ जाता है। वो जो मॉडल्स हैं वो फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से ये कहा, उन्होंने बस वो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रीट थे अपने इस चीज को लेकर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग बता सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, हमारे पास नई थ्योरीज आई, हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ गया। वहां पर हीजनबर्ग और डी ब्रोगली की बातें सुनकर ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है और उसका आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो। We can have the region where the probability of finding the electron is maximum, but we cannot tell with 100% surety that you are going to get the electron right there. ये चीज है कि हम लोग ये तो बता सकते हैं, वो रीजन हम पता कर सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम है, लेकिन एग्जैक्टली वो आपको वही मिलेगा, ये चीज नहीं कही जा सकती। So that was the point, that was the crucial situation कि जब भी ये बात सामने आई कि इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह बिहेव करता है, उस टाइम पर जो लाइफ सेवर बन के आए वो थे श्रोडिंजर, बहुत ही महान साइंटिस्ट, जिन्होंने उस समय में हमें इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन प्रोवाइड की, जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। क्या है? कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जी स्क्वायर। देखो ये चीजें क्या है, ये हमें डबल डेरिवेटिव दे रही हैं 3 डायमेंशंस में, x, y एंड z। अब हम बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो है हमें मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है स्पेस में, तो मतलब जो स्पेस है हमारा वो तो 3 डायमेंशनल है, x, y, z 3 एक्सिस में है, तो तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो कहीं भी मैक्सिमम हो सकती है। तो ये जो पूरा का पूरा मॉडल था, ये 3 डायमेंशनल व्यू को अपने दिमाग में रखकर चल रहा है।
ठीक है। और जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, जो इसका सोल्यूशन लिया जाता है इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, उससे हमें 3 वेरिएबल्स मिलते हैं और वो तीनों वेरिएबल्स हमारे क्या है, क्वांटम नंबर्स। तो यहां तक अभी आपको ये तो समझ में आ गया ना कि क्वांटम नंबर्स तीन क्वांटम नंबर्स हमें कहां से मिलते हैं, फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अदरवाइज देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी के लिए। तो मतलब व्हाट वी कैन से, व्हाट क्वांटम नंबर्स आर, क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 नंबर्स का ऐसा सेट है which give complete information about the electron in an atom। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड कर सकते हैं, 4 नंबर्स। उन्हीं 4 नंबर्स के सेट को क्या कहा जाता है, क्वांटम नंबर्स। अब ये 4 नंबर्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास है प्रिंसिपल quantum number, then we have azimuthal quantum number, इसके बाद है हमारे पास magnetic quantum number and then we have spin quantum number। ये जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स हैं, जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड विद n, azimuthal quantum number denoted with L and magnetic quantum number जिसे हम लोग M या फिर ML की तरह नोट करते हैं, डिनोट करते हैं। ये 3 जो है, ये 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें मिलते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब क्या है ये क्वांटम नंबर्स, क्या क्या ये चीजें हमें बताते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड विद n। तो देखिए, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट वाज प्रपोज्ड बाय बोहर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। अब आपको क्या याद रखना है, अभी आपको ये चीज याद रखनी है, देखो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल। अभी आप ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में जो डिफरेंस है उसे तो समझ पा रहे ना। ऑर्बिट क्या थी, जो बोहर का मॉडल था, बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्हीं सर्कुलर पाथ्स को क्या कहा जाता था, ऑर्बिट। ठीक है, वो हमें एक 2 डायमेंशनल व्यू देते हैं, उसने कहा सर्कुलर पाथ ना, वो 2 डायमेंशनल व्यू दे रहे हैं। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल वो रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज द रीजन वेयर probability of finding an electron is maximum। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उस रीजन, उस स्पेस को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये अगर हम लोग वाइड नोट पर देखें, वाइडर व्यू से देखें, तो ये हमें बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, की जो ऑर्बिटल है उसका साइज क्या होगा। अब देखिए, ये जो n है, n का वैल्यू हमारे पास क्या हो सकता है, n का वैल्यू हमारे पास 1 हो सकता है, n का वैल्यू 2 हो सकता है, n का वैल्यू 3 हो सकता है, n का वैल्यू 4 हो सकता है एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बोहर का मॉडल लगा के देखें तो आपको याद होगा, बोहर ने कहा था कि हमारे पास न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ सर्कुलर पाथ है। अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखें, ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ, जो पहला पाथ है उसको इसने बोला था n = 1, दूसरे को बोला इसने n = 2, तीसरे को बोल दिया n = 3। मतलब
ऑल इन ऑल ये जो बोहर के मॉडल के व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये चीज है, ठीक है। तो हम लोग ऑन अ वेरी शॉर्टर नोट ये बोल देते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें शेल के बारे में बताता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें शेल के बारे में बताता है कि किस मेन शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिजाइड कर रहे हैं। अब जैसे मान लो मुझे किसी को अपना एड्रेस बताना हो, जो आपको आपका एड्रेस बताना हो, आप क्या करोगे? आप कंट्री बताओगे। आप कंट्री किस में रहते हो? इंडिया में। और इंडिया की कौन सी स्टेट मेंशन करोगे? पंजाब में रहते हैं आप, यूपी में रहते हैं, आप किस स्टेट में रहते हैं आप स्टेट मेंशन करेंगे। तो मतलब आपने क्या किया? आपने अपना कंट्री बताया कि मेन कंट्री कौन सा है, फिर आपने स्टेट बताया कि उस कंट्री का कौन सा स्टेट। अब उस स्टेट में आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आप ये भी बताएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे आप किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप लोग आपका सिटी बता देंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा सिटी। तो देखो 4 चीजें हो गई ना पता बताने के लिए। आप अपनी कंट्री बता रहे हैं, आप अपना स्टेट बता रहे हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, अपना सिटी बता रहे हैं, तो मतलब आप एक कंप्लीट एड्रेस जो है अपना प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से अब इलेक्ट्रॉन कौन सी मेन शेल में है, दैट इज गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बता रहा है कौन सा शेल लगेगा। अब ये साइज के बारे में कैसे बताते हैं? देखो फर्स्ट शेल है इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल पहले वाला शेल, तो मतलब साइज छोटा हो गया। दूसरा शेल तो साइज और बड़ा हो जाएगा, तीसरे शेल तक जाने तक साइज और बड़ा होता है। तो हमें पता है ना कि हम लोग न्यूक्लियस के जितना नजदीक होंगे साइज उतना छोटा होगा, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये चीज है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाय बोहर, इट इज डिनोटेड विद n। ये हमें बताता है ऑर्बिटल के साइज के बारे में या उस मेन शेल के बारे में जिसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है। और जो ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसके वैल्यूज जो है वो 1 2 3 4 इस तरह से हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया कंसेप्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का।